हेलो, नमस्ते दोस्तों। फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल रियल टॉक विद सुभाष सेमवाल में। और आज का जो टॉपिक है उसका मैं विषय आपको बताता हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो रहेगा कि भारत में जो अवैध घुसपैठ होती है, इलीगल इमिग्रेशन। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए जल्दी शुरू करते हैं, बिना किसी फ़िल्टर के, बिना किसी स्क्रिप्ट के, सीधी बात, रियल टॉक विद सुभाष सिंह। तो पहला सवाल, आज मेरे साथ शाश्वत भाई हैं, इनसे पूछता हूँ कि पहला प्रश्न ये रहेगा कि जो लोग नहीं जानते हैं कि अवैध घुसपैठ क्या होती है, इलीगल इमिग्रेशन है क्या, इसके बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, इलीगल इमिग्रेशन का मतलब होता है अवैध घुसपैठ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। मतलब जब कोई किसी देश में गैर कानूनी तरीके से, बिना किसी वीजा, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के साथ, बिना किसी परमिशन के साथ घुस जाता है, मतलब किसी की निगरानी से छुपकर या किसी सर्विलांस से छुपकर, बिना कागज के अवैध तरीके से, तो उसको हम अवैध घुसपैठ कहते हैं। एक जैसे हम माइग्रेशन देखते हैं, इमिग्रेशन देखते हैं, वो लीगल एक वर्ल्ड है। जैसे हम आप वीजा बनाते हो तो आपको यूएस जाना है, आपको यूके जाना है, उसकी एक सीमा होती है, इतने समय तक आप जा सकते हो। वीजा की कैटेगरी होती है, वर्किंग वीजा हो गया, स्टडी वीजा हो गया। लेकिन अवैध घुसपैठ वो होता है जब आप बिना किसी वीजा के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के फोर्सफुली किसी देश में घुस जाते हो, और आपके जो मंसूबे होते हैं वहाँ बस घुसने के होते हैं कि हमें कोई पकड़े ना, और आप वहाँ जाके छुप जाते हो या कुछ ऐसा कुछ उसमें मिल जाते हो वहाँ की आर्म सोसाइटी के साथ, क्योंकि आपके फिर कोई लिमिट नहीं होगी। अगर आप वीजा के साथ जाओगे तो आपको कॉल आएंगे, आपकी पीरियड होगी, वहाँ आप गैर कानूनी तरीके से आप घुसते हो, तो उसको हम इलीगल इमिग्रेशन या अवैध घुसपैठ कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में समझाया है शाश्वत ने कि इलीगल इमिग्रेशन क्या है। किसी भी एक देश के नागरिकों का दूसरे देश में न क्या वो अवैध तरीके से अवैध घुसना तरीके से ही घुसना, वो ये इलीगल अवैध इमिग्रेशन। घुसपैठ कहलाई जाती है। चलो, फिर हम ये जानना चाहेंगे कि भारत में घुसपैठ के मुख्य कारण क्या माने जा सकते हैं, क्या माने जाते हैं। देखिए सर, भारत में जो अवैध घुसपैठ होती है वो आसपास के देशों से ही होती है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश है, बांग्लादेश हो गया, या आपका श्रीलंका भी कई बार देखा जाता है, और पाकिस्तान, ये तीन मुख्य देश है जहाँ से अवैध घुसपैठ होती है। क्योंकि नेपाल के साथ हमारा वैसे मैत्री और रोटी बेटी वाला सिस्टम है, तो वहाँ तो वीजा वैसे फ्री होता है, वो रहते हैं यहाँ, तो उसमें कोई वो नहीं। लेकिन हाँ, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका से, और म्यांमार, चौथी देश है म्यांमार, इन चार देशों से भारत में घुसपैठ की जाती है। म्यांमार से घुसने का रीजन यही होता है कि वो जो ड्रग पेडलिंग करते हैं, आप देखोगे वहां पे जैसा हमने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि गोल्डन ट्रायंगल होता है किसी ड्रग्स का, तो जहां से मतलब एक फर्टाइल एरिया होता है जहां से ड्रग्स की सप्लाई होती है। जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान है साउथ एशिया में, और इसी तरफ से म्यांमार भी है, तो वो ड्रग पेडलिंग के लिए भारत में घुसते हैं। एक रीजन हुआ है। दूसरा जो मेन हम घुसपैठ देखते हैं, सबसे बड़ा घुसपैठ भारत में है, वो जो होता है बांग्लादेश से होता है। बांग्लादेश से इसलिए होता है क्योंकि बांग्लादेश भारत के बीच में है, बांग्लादेश के आसपास भारत है। दूसरी चीज, बांग्लादेश एक गरीब देश है और वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो भारत को वो एज अ देखते हैं कि यहाँ रोजगार उनको मिलेगा, यहाँ अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, यहाँ रहन सहन मिलेगा। जिस तरीके से बाकी लोग, अमेरिका के लोग जो है, साउथ अमेरिका के लोग यूएस में घुसते हैं डंकी रूट से, इलीगल तरीके से, वैसे ही बांग्लादेशी भारत में घुसते हैं रोजगार के लिए या अच्छी लाइफ के लिए। तो वो इलीगल तरीका अपनाते हैं और भारत में प्रवेश करते हैं। तो ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि भारत में रोजगार और अच्छा जीवन, उसके लिए वो भारत में घुसते हैं, क्योंकि हम उनसे ऊपर के देश हैं, वो हमसे बहुत गरीब हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है। और कुछ इसमें राजनीतिक वो भी साजिशें भी तो रहती हैं, बिल्कुल, कि यहाँ अपवाद पैदा हो, अपवाद हो। यहाँ घुसपैठी इस तरीके से भी आते हैं कि यहाँ आतंकवाद फैलाना है। बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल सही बोली कि घुसपैठ इसलिए भी आते हैं, जैसे पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, तो घुसपैठी वहां से घुसते हैं आर्मी की नजर से दूर, एकदम छुप के, ताकि वो यहाँ आतंकवाद फैलाएं। जैसे हमने कई आतंकवादी मामले देखे, पहलगाम अटैक हुआ है या वो हुआ है, तो वो ट्रेनिंग देते हैं लोकल लोगों को भी, जिसको हम कहते हैं कि होम ग्रोन टेररिज्म। और इसमें साथ में ये चीज होती है कि सबसे मेन इसमें रीजन वोट बैंक भी होता है। बिल्कुल होता है, जैसे पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल, वहां जब अवैध घुसपैठी आते हैं, तो वो तो चलो काम करने के, गरीबी के कारण आते हैं, लेकिन वहाँ की जो सरकारें हैं उनको बिल्कुल परोस के उनको आधार कार्ड बनाती है, उनके लिए पूरी व्यवस्था करती है, क्योंकि वो ताकि वहीं रुके और उनके लिए वोट बैंक बन जाए। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। इसमें सबसे बड़ा रीजन यही है कि पॉलिटिकल टेररिज्म, ड्रग्स पेडलिंग और अच्छे जीवन के यापन के लिए वो अवैध तरीके से भारत में घुसते। तो ये सबसे बड़ा रीजन है इस चीज का। ठीक है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई कि भारत में जो लोग घुस रहे हैं उसके कारण एक तो अच्छी लाइफस्टाइल, रोजी रोटी के लिए, और भी
वोट बैंक के लिए, इलीगल तरीके से ये सब ड्रग्स चल के रहा लिए, है, टेररिज्म के ड्रग्स लिए। के लिए, टेररिज्म के लिए। तो ये कारण आपने बताए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सीमावर्ती जो जो हमारे बॉर्डर के एरिया हैं, वहाँ से घुसपैठ का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ता है, क्या पड़ता है फिर? बिल्कुल, जो बॉर्डर के एरिया है जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, जो बांग्लादेश का लगते हैं, और आपका आसाम हो गया, और आपका त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वो भी एक तरह से उसमें सीमा में लगते हैं, म्यांमार के साथ ही, बांग्लादेश के साथ भी। इनमें सबसे मेन जो बदलाव होता है सामाजिक और कल्चरल का, वो ये होता है कि जब ये लोग वहाँ घुसते हैं तो वहाँ की एक तरफ से डेमोग्राफी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं वो मेनली मुस्लिम्स होते हैं, तो वो जब उन एरियाज में घुसते हैं, जैसे त्रिपुरा एक अलग एरिया है, वहाँ का कल्चर अलग है, आसाम का अलग है, पश्चिम बंगाल का अलग है, तो वो जब वहाँ घुसते हैं तो एक तो लैंग्वेज का होता है, दूसरा वहाँ का जो कल्चर होता है, डेमोग्राफी होती है, उनके मतलब उनकी नस्ल अलग है, उनकी स्पीसीज अलग है। मेन चीज हम जिसको कहते हैं एक वर्ल्ड में सोशियोलॉजी में एथनिक ग्रुप हो गया। तो आसाम में सबसे बड़ा अभी जो मेन मुद्दा ये है घुसपैठियों का है, वहाँ की जो संस्कृति है उसको इससे खतरा है। बिल्कुल जो वहाँ आसाम में जो घुसपैठी हैं, जो मुस्लिम है, वो मेनली बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, और उनमें से जो लार्जेस्ट चंक उनका है वो लोअर आसाम में जो बॉर्डर से लगता है बांग्लादेश और उसके त्रिपुरा मेघालय के, तो वहाँ वो कंसंट्रेटेड है। उससे क्या हो रहा है कि वहाँ की लैंग्वेज में असर पड़ रहा है, वहाँ बंगाली भाषाओं को वो रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब आसामी भाषा को बंगाली के साथ, उनका कल्चर चेंज है, उनका रिलीजन अलग है, तो उससे सामाजिक और जो न्यायिक चीज़ है वो उसमें बदलाव होता है। दूसरा, वो लोकल लोगों का रोजगार भी छीनते हैं। जो लोकल लोगों को इस्टेब्लिश्ड एकदम रोजगार मिल रहा है, जैसे कोई लेबर है या कोई इस तरीके से मतलब अनस्ट्रक्चर्ड जो किसी बिजनेस में जैसे ठेला लगा रहा है या छोटे मोटे काम कर रहा है, तो उनमें उनके लिए वो सबसे बड़ा सरदर्द है, क्योंकि जो घुसपैठिए वही काम करते हैं, वो डायरेक्ट कोई बिजनेस तो करेगा नहीं, सीधी सी बात है, वो ठेला लगाएगा, मजदूरी करेगा, तो वहाँ के जो लोकल मजदूर है उसके पेट में लात मारने वाली बात है, वो भी जब वो इलीगल तरीके से भारत में घुस रहे हैं। तो सांस्कृतिक और हम कह सकते हैं आर्थिक और जो अर्थव्यवस्था है और साथ में जो रोजगार है, इन चारों चीजों में उससे असर पड़ता है। और सबसे मेन बात है कि भारत की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, क्योंकि हम पहला दुनिया के पहले नंबर पे जनसंख्या वाले देश बन चुके हैं, और ऊपर से अगर आप इतने अवैध लोग आएंगे, और वो भी हम उनकी देखते हैं कि उनकी जो फर्टिलिटी रेट है बिल्कुल ज्यादा है, आपको पता ही है, बहुत ज्यादा है, वो एक आदमी से 10 बच्चे निकलते हैं उनके। तो कहने का मतलब ये है कि ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जनसंख्या के तौर पे भी, डेमोग्राफिक तौर पे भी, राजनीतिक तौर पे भी, सामाजिक और सांस्कृतिक बिल्कुल बिल्कुल पड़ रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में आप देख लीजिए कि इसका बहुत प्रभाव है, आसाम में, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, तो ये सबसे बड़ी एक चुनौती वाले मामला है। सही बात है। दोस्तों देखो, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हम टॉपिक लेके आ रहे हैं, आप उन पर अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ आपको आप बदलाव चाह रहे हैं, तो आप हमें अपने सजेशन ज़रूर दें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, सो दैट कि हम लोग अच्छे अच्छे टॉपिक पे बात करते रहें। और अगला चलो प्रश्न मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से घुसपैठ कितना बड़ा खतरा है, और हमारे देश पे इसका कितना बड़ा खतरा हो सकता है? बिल्कुल सर, सुरक्षा के कारणों से या सुरक्षा की दृष्टि से जो घुसपैठ है बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि हमने देखा जब अभी पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ने इलीगल पाकिस्तानी को भगाना शुरू कर दिया जो यहाँ रह रहे थे, लेकिन वीजा भी उनको गवर्नमेंट सरकार भारत ने दिया। तो उनको जब पता है कि जो हमारे दुश्मन देश हैं या ये हमारे लिए खतरा हो सकते हैं, क्योंकि कई तो उसमें जासूस निकले, जब भारत के लोग भी कई जासूस निकल रहे हैं उनके, तो वो जो वहां से भारत में आ रहे हैं, तो वो कॉमन सी बात है, वो हमारे एक तरह से दुश्मनी का ही काम करेंगे, वो पाकिस्तान के या जो हमारे दुश्मन देश है उनके ही एजेंडे पे काम करते हैं। तो वो एक तरह से आप लगा लो कि जब उनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो वो हमारे आर्मी की छावनियां हैं, आर्मी कैंट्स है, उनकी रेकी करते हैं। कई जगह तो ये पाया गया, कई जगह वो आधार बदल के वो कोई दर्जी का काम कर रहा है आर्मी कैंट के अंदर। और वो आर्मी इतने कई मामले में देखा गया कि पाकिस्तान की घुसपैठी है जो कि जासूस थे आईएसआई के, वो आर्मी के अंदर दर्जी थे, कोई नाई थे, अब वो आर्मी की रेकी कर रही थी। आर्मी में तो भर्तियां होती हैं यार, बिल्कुल हर चीज की प्रॉपर भर्तियां होती है सर, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये कैसे चले जाते हैं? ये भर्ती इसलिए होके? बिल्कुल भर्ती होके, क्यों? अच्छा। क्योंकि आधार बना के चल रहे हैं। क्योंकि अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला और गवर्नमेंट ने बोला कि आधार, बिल्कुल आपको पता है कि आधार कोई वैलिड प्रूफ नहीं है, आधार को उन्होंने बिल्कुल वो कर दिया, क्योंकि आधार भारत में आया था शायद से 2012-14 में, 2012-13-14 में। तो उस समय गवर्नमेंट उसको लाई, उसके बाद आधार को हमने एक बेस बनाया उसका बायोमेट्रिक वाला। लेकिन अब जिस तरीके से हम घुसपैठियों को देखते हैं उनको आधार मिलते हैं, एक ही रोहिंग्या घुसपैठियों के पास है, बांग्लादेश घुसपैठियों, एक ही आदमी के 4-4 आधार है। वो तो सरकार भी बना देती है ना वोट बैंक। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो आसान है, तो इसलिए उसका आधार का कोई वैल्यू रही नहीं।
तो इसलिए वो आधार से कई लोग तो कितने सालों से यहाँ घुसपैठिए रह रहे हैं, हमें तो ये पता नहीं कि जो बांग्लादेशी पाकिस्तानी भारत में रह रहा है वो कब से रह रहा है, कौन से वो आज या कल में आए हैं, वो तो पता नहीं कब से आए हैं। कोई तो 1930 साल पहले, 40 साल पहले तो आर्मी में घुस जाते हैं और वो फिर अपना एजेंडा पूरा करते हैं। तो ये सरकार को सबसे देखने वाली बात ये है कि आप कहाँ किन लोगों को वीजा दे रहे हो, किन लोगों के आप प्रति आप नरमी बरत रहे हो, आप क्यों उनको चिन्हित नहीं करते हो। जब आपकी 11 साल की आपकी सरकार हो गई है बीजेपी की, तो इनका मुद्दा ये था कि हम अवैध लोगों को भगाएंगे। जैसे इन्होंने सीए किया, उसमें सिटीजनशिप ली, अभी एनआरसी भी लाएंगे जिसमें चेक किया जाएगा कि कौन कहाँ का क्या है। तो सरकार को ये चीजें जल्द से जल्द करनी पड़ेंगी क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है, खतरा हो रहा है। बिल्कुल बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, ठीक है, ये देश के खतरे वाली बात तो बहुत ही एक सेंसिटिव मैटर है, इस पे तो जरूर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि भारत सरकार व राज्य सरकारें इस समस्या से निपटने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठा चुकी हैं या उठाने वाली हैं? बिल्कुल, देखिए सर, भारत सरकार और जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अभी तक तो हम देख रहे हैं कि बहुत ही, मैं मानता हूँ कि स्लो उसमें चल रहा है पूरी प्रोग्रेस। जब गवर्नमेंट को 11 साल हो चुके हैं, बीजेपी गवर्नमेंट को, हम बीजेपी गवर्नमेंट डायरेक्ट नाम लूंगा मैं क्योंकि उनको 11 साल हो चुके हैं केंद्र में, और उनको हम बिल्कुल राष्ट्रवादी पार्टी मानते हैं। उनका मैनिफेस्टो में भी ये था कि हमने इनको बाहर निकालना है। तो पिछले 11 सालों में मैं मानता हूँ कि उतनी स्पीड से काम नहीं हुआ, पर हाँ इस साल से मैं मई में देख रहा हूँ एक ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन काल नेमी, एक गवर्नमेंट का ऑपरेशन है, ये उत्तराखंड में भी चला है, जिसमें कि अवैध लोगों की पहचान की जा रही है, जिसमें अवैध रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं और पाकिस्तानी भी थे, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। अभी गुरुग्राम से ही जो है कम से कम 80 या 90 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया, और मेवात एक जगह पड़ती है गुड़गांव से नीचे, हरियाणा में एक जिला है, वहां से भी कितने रोहिंग्याओं को डिपोर्ट किया गया है। तो सरकार इन चीजों को काम कर रही है डिपोर्ट करने का। मेन चीज इसमें एक ही, जैसे हम देखते हैं सीमावर्ती क्षेत्र से आसाम है या त्रिपुरा है, वहाँ आसाम की गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव किया है इस चीज में। उन्होंने काफी जो सरकार की जमीन में जो कब्जे किए गए थे इन अवैध घुसपैठियों द्वारा, उनको खाली कराया गया। कितने एकड़ की जमीन खाली कराई गई है जो सरकारी जमीन थी घुसपैठियों से। तो मैं मानता हूँ कि वो सरकारें काम कर रही हैं। बीजेपी गवर्नमेंट को, मतलब जो केंद्रीय गवर्नमेंट है, उसको और स्पीड से चीज करनी चाहिए, चिन्हित करना चाहिए लोगों को हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में कि कौन है, और उसको बिना किसी उसके डिपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि सबसे मेन बात है कि भारत ने जो यूएन का चार्टर्ड है, एक उसकी ट्रीटी है यूएन की, जिसमें रिफ्यूजी स्टेटस दिया जाता है, भारत ने उस पर अभी तक साइन नहीं कर रखा, जिसमें कि उन नागरिकों को या उस एथनिक ग्रुपों को किसी भी देश में शरण मिलती है जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जैसे रोहिंग्याओं पे। तो रोहिंग्या जो है मेनली वहाँ के म्यांमार के नागरिक हैं, किसी कारणवश उनको वहाँ से, मतलब झगड़े के कारण वहाँ से वो भाग चुके हैं, लेकिन भारत ने उस स्टेटस में साइन नहीं कर रखा जिसमें उनको नागरिकता दी जाती है। तो इसलिए उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत ने उसमें साइन नहीं करा, क्योंकि भारत की खुद की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। तो सरकार को इनमें कदम उठाने चाहिए और कदम उठाई है सरकार ने। ठीक है, मतलब अभी सरकारें के हिसाब से, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ खास ठोस कदम नहीं है, हल्का फुल्का राज्य सरकार कर रही है, भारत सरकार कर रही है, कोई नहीं कर रही। वादे और बातें तो सभी कर रहे हैं, परंतु ये जो अवैध घुसपैठ हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ा एक खतरा हो सकता है देश के लिए, बहुत बड़ा, उसके लिए अभी तक मतलब कुछ ठोस कदम या जो इमीडिएट स्टेप्स उठाने चाहिए वो नहीं उठा रही सरकार। तो हम तो यही दरखास्त, ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार को इस तरफ बहुत जल्दी और बहुत जरूरी कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, मेरा अब आखिरी प्रश्न हम डिस्कस करेंगे शाश्वत की, इस समस्या का समाधान क्या है, और समाधान करते समय मानवाधिकार और जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच में हम संतुलन कैसे बना सकते हैं या कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, जो भारत ने जो यूएन का रिफ्यूजी हुआ है, मतलब चार्टर्ड है या जो ट्रीटी है, उसमें साइन बिल्कुल नहीं कर रखा, तो भारत बिल्कुल उनको डिपोर्ट कर सकता है। वो जो ट्रीटी होती है उसमें ये होता है कि आप किसी शरणार्थी को, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा हो, उसको आप शरण दें, तो भारत ने उसमें बिल्कुल भी साइन नहीं कर रखा। केवल तिब्बतियन थे उनको भारत ने शरण दे रखी है, आपने देखा होगा। बाकी भारत किसी को शरण नहीं दे सकता, चाहे रोहिंग्या हो चाहे कोई हो। बांग्लादेशी तो शरणार्थी है ही नहीं, उनका अपना एक देश है। सब बांग्लादेशी हैं या कोई और भी है? रोहिंग्या मतलब घुसपैठियों में, हाँ, रोहिंग्या किसको बोला जा रहा है? रोहिंग्या एक एथनिक ग्रुप है जो म्यांमार के वासी है, ये मूल म्यांमार के लोग हैं, मुस्लिम है, ये म्यांमार के हैं। और म्यांमार में जब आर्मी रूल लगा तो इनको वहां से भगाया गया, क्योंकि आर्मी जो है वो पूरी बुद्धिस्ट आर्मी है, वो एक वहाँ का स्टेट रिलीजन बुद्धिज्म है म्यांमार का। तो वहां से क्योंकि मुस्लिम थे उनको भगाया गया है, तो वहां से उनको भगाया, तो ये कुछ इंडोनेशिया चले गए, कुछ बांग्लादेश चले गए। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा है, कुछ वेस्टर्न देशों में चले गए, क्योंकि वहां को सिटीजनशिप मिल जाती है, असाइलम मिल जाता है।
फिर कुछ वो भारत में आते हैं इलीगल तरीके से, लेकिन भारत ने पहले बोल रखा कि हमारी इतनी पॉपुलेशन ऑलरेडी से है कि हम इनको नहीं दे सकते नहीं दे स्टेटस, बिल्कुल नहीं दे सकते। भारत केवल किनको दे सकता है, जैसे सीए में आपको पता ही होगा कि जो हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और जो अलग रिलीजन के हैं, क्योंकि उनका जो देश है वो नेचुरली भारत है, क्योंकि बाकी देश तो इस्लामिक है, तो ये तो उन देशों में भी जा सकते हैं, सीधी सी बात है। वो बुद्धिस्ट हो गए, क्रिश्चियन हो गए, भारत में ही आ सकते हैं जो आसपास के हैं, तो भारत ने इसलिए उनको दिया सीए में। इनके लिए भारत ने कहा कि इनके इतने इस्लामिक देश है वहां जा सकते हैं, हम इनको नहीं, क्योंकि भारत का एक बिल्कुल एक्ट है, ये डेमोक्रेटिक एक्ट है, इसमें कोई वो नहीं है, तो भारत इनको बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि डिपोर्ट करना चाहिए सरकार भारत को। रही बात आपने कहा जो ह्यूमन राइट और नेशनल सिक्योरिटी में इसके बीच में देखना चाहिए, तो नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले है, ह्यूमन राइट का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि ये हमारे रिफ्यूजी स्टेटस में नहीं आते हैं, तो बिल्कुल इनको डिपोर्ट करना चाहिए। और जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, मेन चीज ये है। मतलब मानव अधिकार इसमें इनका बिल्कुल भी नहीं आता। हमें अभी नेशनल सिक्योरिटी यानी हमारा जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, बिल्कुल उसको हमें अपना परम कर्तव्य समझकर उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि हमने वो स्टेटस हमारा साइन नहीं कर रखा, और हमारी पॉपुलेशन आप देख सकते हो कितनी ज्यादा है, बहुत है। हाँ, जिन देशों को कई लोगों को मिर्ची लगती है वेस्टर्न देशों में, तो वो अपने देशों में ले जाएंगे, क्योंकि उनके देशों में रिसोर्स बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन। अब यूएस का साइज कितना बड़ा है, यूएस का साइज देखिए आप, वो बहुत कम है, तो वहां उनको डालें। भारत में वैसे ही रिसोर्सेस की कमी है, तो सबसे मेन चीज है कि सिक्योरिटी प्रायोरिटाइज होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही संतुलन बनाने के लिए इन्होंने अपने बिल्कुल जो विचार रखे बिल्कुल सही बताए शाश्वत ने, कि हमें नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा को ही सर्वोपरि मानना चाहिए। मानव अधिकार इन घुसपैठियों के हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते और ना रखने चाहिए। तो ये पॉडकास्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, और भी बहुत सवाल हो सकते हैं, आप बहुत लंबा न करते हुए इस पॉडकास्ट को हम ख़त्म करना चाहेंगे। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि हमारे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें और हमारे पॉडकास्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम लोग इस चैनल पे और भी पॉडकास्ट लेके आएँ, और इंटरेस्टिंग जो बातें हम सब लोग आम भाषा में या हम लोग के दिमाग में आती हैं, हम अपनी साधारण भाषा में आप लोगों के बीच में इन टॉपिक को लाते रहेंगे। तो आज का ये पॉडकास्ट देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। प्रणाम, नमस्कार।